गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास आजकल हमारी संधि चल रही है। मैंने वीडियो जब हमारी गूगल मीट पे भी क्लास हुई थी तो मैंने आपको संधि जो व्यंजन संधि चली थी हमारी उसको मैंने दोबारा रिपीट किया था, वहाँ पे आपको समझाया था। आशा करती हूँ कि अब आप व्यंजन संधि को समझ गए होंगे। आज हमारी है विसर्ग संधि। ठीक है, आज हमारी कौन सी संधि है? संधि में विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे। जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तब विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, जब विसर्ग के साथ या स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि है हमारी तो हम इसे नियम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, नियम क्या है हमारा? पहला, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आ रहा समझ में? यहाँ पे विसर्ग संधि का एक नियम दिया गया है, उसमें कहा गया है विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके बाद? विसर्ग के बाद। ठीक है, जैसा उदाहरण दिया है आपको नीचे, कवि धन खादति, कवि धन खादति। कवि के पीछे जो लगा है वो क्या है? विसर्ग, जिसे हम कवि ही पढ़ते हैं। ठीक है, इस विसर्ग के बाद नियम क्या था? विसर्ग के बाद क, ख, तो विसर्ग के बाद क्या आया है यहाँ पे? ख, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो संधि होगी सेम होगी। कवि खादति, धन हट जाएगा क्योंकि ये विच्छेदी, यहाँ क्या है? संधि है। तो इस संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कवि खादति सेम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है हरिः धन पठति। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया है? प आया है। यहाँ पे कहा गया था क, ख, प, फ आए तो विसर्ग के बाद, तो परिवर्तन, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कविः धन खादति, जैसे कवि खादति हुआ, उसी प्रकार से हरिः धन पठति है, प आया है विसर्ग के बाद, तो हरिः पठति सेम हो जाएगा। फिर है रविः धन क्रीडति। ठीक है, विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आया है? क आया है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। रविः क्रीडति। अगला है वृक्षाः धन फलति, तो यहाँ पे फ आया है तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, सेम वृक्षा फलति। बहुत सरल है, अगर आप ध्यान से परिभाषा को समझोगे, जैसा समझाया जा रहा है वैसे आप कैच करोगे तो आपके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, दूसरा नियम है विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद च, छ आए तो, विसर्ग के बाद क्या आए? च, छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कौन सा स? तालव्य स। ठीक है, कहाँ पे? जब विसर्ग के बाद क्या आता है? च, छ आए तो। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य स हो जाता है। वहाँ पे विसर्ग नहीं होगा, उसके स्थान पे क्या होगा? तालव्य स, जब उसके आगे च और छ आए। जैसे लिखा है तपः धनचर्या, आया ना च, तो इस जो तपः विसर्ग है इसका यहाँ पे स बन जाता है, जैसे तपश्चर्या। ठीक है, विसर्ग का क्या बन जाता है? आगे से अगर इसका च और छ आए तो तालव्य श बन जाता है। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे? तपश्चर्या। ठीक है, वैसे ही रामः धन चलति, जो आया तो रामः जो विसर्ग था वो यहाँ पे रामश्चलति हो गया, स बन गया। फिर है षष्ठः धन चलति, तो छ आया है, च और छ आएगा तो उसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये शकार बन जाएगा, षष्ठश्चलति। ठीक है, दूसरा नियम ये है विसर्ग संधि का। अब तीसरा नियम है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आए तो विसर्ग का स हो जाता, मूर्धन्य सकार। ठीक है, स हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। जब विसर्ग के बाद क्या आए? ट और ठ। धनु धन टंकारः,
तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका कौन सा सौ बन जाता है, मूर्धन्य सौ बन जाता है, धनुष्टंकारः। ठीक है, दुष्टः धन ठगति, ठ आए तो दुष्टः, ट पे विसर्ग था तो यहाँ बन जाएगा दुष्टः ठगति। ठीक हो गया। तीसरा नियम ये है। अब चौथा नियम है इसमें, विसर्ग के बाद तो थो आए तो विसर्ग का सौ, अब यहाँ पे दंत सौ हो जाता है अगर तो और थो आए तो। जैसे कह धन तनोति, तो आया ना, कह धन तनोति, कस तनोति। ठीक है, कस, क के बाद विसर्ग का क्या बन गया यहाँ पे, अर्ध रूप में दंते सकार बन गया है, कस तनोति। अगला है नमः धन ते। ठीक है, नमः के पीछे हमारा क्या है, विसर्ग है, तो उस विसर्ग का अर्ध सकार बन गया नमस्ते। ठीक हो गया। वैसे कभी तो भी आए, थौ भी आएगा तो हम लोगों ने पहले संधि विच्छेद करके देखना है और फिर विसर्ग संधि को पहचाननी है। पांचवा नियम है इसका, यदि विसर्ग से पहले कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाद नहीं, अब पहले, अभी तक हम बाद पढ़े थे। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ हो तो, पहले भी और बाद में भी, ठीक है, विसर्ग के पहले भी और बाद में भी, तो विसर्ग का ओ हो जाता है तथा दूसरे अ का पूर्व रूप संधि पढ़ी ना हमने, पूर्व रूप का चिन्ह, पूर्व रूप संधि पढ़ी थी हमने, पढ़ी ना, जब हम स्वर संधि पढ़े थे उसमें हमने पूर्व रूप संधि भी पढ़ी। तो बालकः धन अस्ति, बालकः, अ आया, उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें क्या आया है, अ, बालकः धन अस्ति, अ आया है, दोनों अ को मिला करके क्या बना है यहाँ पे, बालको, और फिर इस अ को, बाद वाले अ को पूर्व रूप ले लेता है इसका स्थान, तो यहाँ पे हो जाता है बालको अस्ति। दूसरा है कह धन अपि, यहाँ पे भी कह, अ आया उच्चारण, फिर क्या है, अ है, तो बा को अपि। ठीक है, क को क्या बन गया यहाँ पे, ओ हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाता है, अंत वाला जो अ होता है वो पूर्व रूप अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, अगला है मूर्खः धन अंतः, मूर्खो अंतः। ठीक है, उसी प्रकार मूर्ख धन अपि, मूर्खो अपि, कह धन अत्रः, को अत्रः, सेम है। ठीक है, जो ये विसर्ग है यहाँ पे ये रूप ले लेता है ओ को, और जो बाद वाला अ है वो पूर्व रूप से यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, छठा नियम है इसका, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ को छोड़कर अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, यदि अ हो, पूर्व में, पहले में अ हो और बाद में अ को छोड़कर अन्य स्वर हो, अ नहीं हो वहाँ पे, अन्य स्वर आ, ई, उ, ए, कुछ भी, ठीक है, अन्य स्वर हो, तो वहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग नहीं रहता है। जैसे बालकः धन आगच्छति, तो बालकः अ आया, अ के बाद अ ही नहीं है यहाँ, अ के बाद अन्य स्वर हैं, आ है ना, तो ये विसर्ग अपना रूप छोड़ लेगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा बालक आगच्छति। दूसरा बालः, अ आया उच्चारण में, धन इच्छति, ई क्या है हमारा, स्वर है, अन्य स्वर है, अ नहीं है ना, अ को छोड़ करके, तो विसर्ग का लोप हो गया, बाल इच्छति। वैसे ही सूर्यः, अ आया, धन उदेति, उदेति ऊ हमारा स्वर है, तो यहाँ पे सूर्य उदेति। रामः धन उत्तिष्ठति, तो यहाँ पे राम उत्तिष्ठति, ऊ क्या है, स्वर है। तो इस प्रकार से हमारी ये विसर्ग संधि है। आज हम विसर्ग संधि में इतने नियम पढ़ेंगे, अगले दिन इससे आगे आपको कराया जाएगा।